नमस्कार साथियों। तो आज मैं इस विषय पर बात करने के लिए आ रहा हूँ कि बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, ट्विटर में, फेसबुक में मैंने देखा कि कुछ विपक्षी दल इस बात पर प्रश्न उठा रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ज़्यादा ऊंचे हुए हैं। यहाँ तक कि कुछ का कहना है कि डीजल इतना ऊपर कभी नहीं गया जितना अभी गया था। तो इसी के उसमें मैं आपसे एक विश्लेषण लेकर आया हूँ, जिसे देखने के बाद आप खुद तो समझ ही जाएंगे। साथ ही दूसरों को भी आप बता सकेंगे कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, कैसे आज के युवा वर्ग को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, कैसे जो एक सत्य है उस पर एक पर्दा डाला जा रहा है। तो मैं पिछले कुछ 18-20 दिन के आंकड़ों की बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अप्रैल 2002 में जब अटल जी की सरकार थी तो एक डीरेगुलेटरी एक्ट लाया गया था, जिसके अंतर्गत जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उसकी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दरों पर तय की जाने लगी। जिसके से परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सरकार का थोड़ा बर्डन कम हो गया और जो प्राइस थे वो डिपेंड करने लगे ऑन द इंटरनेशनल मार्केट। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कच्चे तेल या जो आपको पेट्रोल अभी मिलता है, उसका दाम मुख्यतः तीन चीज़ों पर निर्भर करता है। प्रथम, वो उसकी इंटरनेशनल प्राइस वैल्यू क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि प्री कोविड इरा के पहले इसकी जो प्राइस वैल्यू थी वो $20 पर बैरल थी, जो अभी $40 पर बैरल पर चल रही है, जो कि बढ़ गई है। ऐसा क्यों हुआ है? इसको आपको समझना होगा कि लॉकडाउन लगा हुआ था, सारी इकोनॉमीज बंद थी, तो उसकी जो डिमांड थी वो कम हो गई थी और सप्लाई उतनी ही बनी हुई थी, इसलिए इसका दाम गिर गया था। लेकिन जैसे जैसे ये कोविड समाप्त हो रहा है, सारी अनलॉक की तरफ इकोनॉमीज जा रही हैं, तो वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है और इसी तरह प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। तो पहला कारण तो ये हुआ कि वो भी बढ़ता जा रहा है। दूसरा, जिस पर पेट्रोल और डीजल के दाम निर्भर करते हैं, वो होता है कि रुपीज़ और डॉलर का एक्सचेंज वैल्यू क्या है। मैं आपको बता दूं कि मार्च में कोविड से पहले ये जो डॉलर और रुपीज़ का एक्सचेंज वैल्यू थी, ये तकरीबन 70 और 71 रुपए होती थी, और अभी के टाइम में ये 75 और 76 रुपए चल रही है। और ये किसी सरकार के द्वारा निर्धारित नहीं होते, ये हमेशा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर होते हैं। तो यदि हमें इसको बचाना है तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है कि हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा, तब हम इस चीज़ को मजबूत कर सकते हैं। तीसरा फैक्टर जिसके ऊपर सभी हल्ला कर रहे हैं, सभी इस पर बात कर रहे हैं, जो कथित बुद्धिजीवी हैं, डिजाइनर, पत्रकार हैं, वो इस पर आघात कर रहे हैं, या इस विषय को सबसे ज़्यादा उछाला जा रहा है, वो है एक्साइज ड्यूटी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, जो पेट्रोल आपको मिलता है, उसमें दो तरह के मुख्यतः टैक्स होते हैं। एक एक्साइज ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, दूसरा वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती हैं। तो आज के डेट में आप सपोज करके चलिए, यदि आपको 80 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि उसमें 50 रुपए टैक्स होता है, जो कि शासन लेती है। और उस 50 रुपए में से 32 रुपए, या मोर स्पेसिफिकली यदि मैं कहूँ तो 32.98 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, और 17.71 वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। इसमें भी जो 32 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है, वो पूरा 32 रुपए शासन को नहीं मिल जाएगा। उसमें से 42% अप्रॉक्स फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत वो स्टेट को फिर से रिटर्न दिया जाता है, यानी सारा पैसा घुमा फिरा कर स्टेट पर ही पहुंचता है। तो इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में खुद बहुत कम पैसा बचता है। ये वास्तव में राज्यों के हितों को देखकर किया जाता है। तो आज के इस समय में, जब कोविड चल रहा है, सरकार ने इतना बड़ा पैकेज निकाला है 20 लाख करोड़ रुपए का, जो कि पिछले सरकारों में, या मैं कहूँ किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी पार्टी ने इतना बड़ा पैकेज निकालने में जरूर कहीं ना कहीं सोचा होगा। इतना बड़ा पैकेज निकाला गया है, सरकार पर इतना बर्डन है, हम इतनी सारी डिफेंस डील कर रहे हैं। हाँ, अभी आपने देखा होगा कि सेना के लिए अचानक से एक फंड रिलीज किया गया, क्योंकि सीमा में कहीं न कहीं देश को उसकी ज़रूरत थी। इतने सारे खर्चों को देखते हुए क्या हमें सरकार पर एक छूट नहीं देनी चाहिए? क्या सरकार को अभी ही सब कुछ धीरे कर देना चाहिए? आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन लगा हुआ था, सभी जगह से जो राजस्व है वो पूरी तरह से बंद है, सरकार की कोई इनकम नहीं है। लिकर शॉप्स खुलनी थी, उन पर भी पाबंदी लग गई, या कहीं न कहीं उनमें भी संकट आया। कहीं कोई रजिस्ट्री नहीं हो रही है। तो उसको भी देखते हुए हमें वो जो अनलॉक की प्रोसेस थी, उसकी वजह से सरकार की इनकम अभी जनरेट नहीं हो रही है। तो सरकार के लिए एक साधन बनना चाहिए, सरकार को कोई ना कोई सहूलियत होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो राजस्व जनरेट करे। जब पैसा ही नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा? दूसरी चीज़, जो अभी सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, आप इसके इनडायरेक्ट बेनिफिट को भांपिए कि यदि सरकार इस पेट्रोल के दाम को बढ़ा रही है, तो वो ऐसा करने के, देखिए पेट्रोल के दाम आपको समझना होगा कि कम कब किए जाते हैं, जब आपको इकोनॉमी दौड़ानी हो, जब आपको अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करनी हो। यदि अभी पेट्रोल के दाम पूरे तरह से कम कर दिए जाते हैं, तो कहीं न कहीं सारे ट्रक्स, सारे जो व्हीकल्स हैं, वो रोड पर आ जाएँगे, पूरी इकोनॉमी दौड़ने लगेगी और जो सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका पालन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो
इस तरह से पेट्रोल के दाम यदि ज़्यादा होते हैं, तो कहीं न कहीं लोग बचेंगे। ये इसका एक इनडायरेक्ट बेनिफिट है, जो हर एक जनता को, हर एक शख्स को मिलेगा। इसलिए ये जो सारी बातें हैं, ये पहले की इरा में अच्छी थी, लेकिन आज ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखती हैं। मैं समझता हूँ सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही होगी, लेकिन ये जो तरीका है रोड पर आकर विद्रोह करना, एक उसको आंदोलन का रूप देना, एक तुष्टिकरण की राजनीति करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये वो समय नहीं है जब कोई एक देश चीन दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, राज जहाँ पे हमें राष्ट्रीय एकता और अखंडता का परिचय देना चाहिए। सभी दलों को एक साथ आकर एक राष्ट्रीय मंच पर एक आवाज़ उठानी चाहिए। वहाँ हम तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये आज के समय के हिसाब से बिल्कुल भी उचित नहीं है, और आई होप आपको इससे कुछ ज्ञान मिला होगा और आप समझ गए होंगे और इसे फैलाने का भी प्रचार करेंगे। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा अंत में, कि जो पेट्रोल है, जो आज सस्ता हुआ है, उसके ऊपर किसी भी सरकार ने पेट्रोलियम रिजर्व पर ध्यान नहीं दिया। आपको पता होगा हर देश का एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होता है, जिस पर जो आपातकाल के समय, आपदा के समय पेट्रोल है, जो कच्चा तेल है, उसे संग्रहित किया जाता है। लेकिन किसी भी सरकार ने उसमें ध्यान नहीं दिया, और इसके लिए आज भारत को अमेरिका में बात करनी पड़ रही है कि आप हमारा तेल रख लीजिए। तो मुझे नहीं लगता अब ये किसी भी राजनीतिक दल का अधिकार बनता है कि वो किसी भी सरकार पर आरोप या प्रत्यारोप की राजनीति खेल सकें, क्योंकि वास्तविकता यह है कि कोई किसी ने भी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। ये संकट एक दिन का खड़ा किया हुआ नहीं है, ये बहुत लंबा संकट है, और इसके लिए हमें ध्यान देना होगा अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब पर। और अभी आज के प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए हमें एक राष्ट्रीय इंटीग्रिटी, एक राष्ट्रीय यूनिटी का, नेशनल इंटीग्रिटी का परिचय देना होगा। धन्यवाद।